यूपी पुलिस में 60,000 पदों की भर्ती के लिए सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। 48 लाख से ज्यादा आवेदन को एक्सेप्ट करके 10 शिफ्ट में मैराथन एग्जाम करवाए जा रहे हैं। आज परीक्षा का तीसरा दिन है और सुरक्षा भी कड़ी है। कई लेयर की चेकिंग व्यवस्था के चलते जालसाजी के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जिसके वजह से 2 दिन के अंदर 4,70,000 कैंडिडेट ने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं। ग्राउंड पर एसटीएफ, एलआईयू समेत प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है। लीक प्रूफ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 2 दिन में अब तक 15 एफआईआर दर्ज हुई हैं। फर्जी कैंडिडेट, नकली नेम, इसके अलावा ठगी गैंग को लेकर अब तक 17 गिरफ्तारियां हुई है। 70 से ज्यादा संदिग्धों को अब तक हिरासत में लिया गया है और नोटिस भी जारी किया गया है। तीसरे दिन आज पहली पाली का पेपर खत्म हो गया है। सेकेंड पाली की तैयारी चल रही है। 5 दिन का मैराथन एग्जाम चल रहा है। सेंटर पर पहुंच रहे छात्र भी अब निष्पक्ष एग्जाम को लेकर तैयारियों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। डीजीपी से लेकर पुलिस महकमे के सभी सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर एक्टिव हैं। एसटीएफ के जवान सादी वर्दी में अलग अलग एरिया में गश्त लगा रहे हैं। काफी तादाद में कैंडिडेट्स के नहीं जाने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अटैक किया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी क्योंकि बीजेपी राज में छात्रों का परीक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। यूपी पुलिस भर्ती एग्जाम में तीसरे दिन आज पेपर जारी है। नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन किया जा रहा है और इससे साफ एक ही मैसेज है कि 4,70,000 कैंडिडेट्स आखिरकार क्यों नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए, 23 अगस्त को एग्जाम की शुरुआत हुई थी परीक्षा की। 9,63,000 कैंडिडेट्स में से 6,57,000 परीक्षा दी और करीब 3 लाख गैर हाजिर रहे। कुल मिलाकर 32% एब्सेंट हो गए। सवाल है क्यों? अब देखिए, 24 अगस्त को 9,63,000 कैंडिडेट्स, 8,24 लाख लोगों ने परीक्षा दी, लेकिन 1,67,000 गैर हाजिर रहे, तो 18% गायब रहे। अब 25 अगस्त की परीक्षा हो रही है, आज परीक्षा हो रही है और आज भी 2 पाली में एग्जाम हो रहे, 67 जिलों में एग्जाम हो रहे। लेकिन आपको बताएंगे कि क्या इनमें से आंकड़ा निकलकर आता है, क्योंकि इससे पहले जो 2 दिन परीक्षा हुई थी उसमें 32%, उसके बाद 18% जो स्टूडेंट्स थे वो परीक्षा में आए ही नहीं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से स्क्रूटिनी चल रही है, जिस तरह से फुल प्रूफ एग्जाम किया जा रहा है, तो जो सो कॉल्ड मुन्ना भाई हैं, क्या वो नदारत हैं या फिर जो गैंग है वो एक्टिव ही नहीं हो पा रहे? हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि तमाम स्टूडेंट इस समय निकल रहे हैं, उनके पेपर संपन्न हो चुके हैं। उनसे बात करते हैं। भैया, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ है। पेपर अच्छा हुआ। इंतजाम कैसे थे सरकार के? ठीक है, बढ़िया है। नकल के लेकर के बाकी जो इंतजाम किए गए थे? अच्छा, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम नहीं दे रहे हैं। 22% का ड्रॉप आउट आया है, क्या वजह मानते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहीं और हो गया है, सरकार की सख्ती ज्यादा है, क्या वजह? ज्यादा है, इसी वजह से हो सकता है। क्या लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम नहीं दे रहे हैं, 22% का ड्रॉप आउट है, क्या वजह मानते हैं? आने जाने की प्रॉब्लम होगा उनको, या सरकार की सख्ती ज्यादा है? नहीं, व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, पेपर भी अच्छा है। पेपर कैसा हुआ भैया? बढ़िया हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर। सरकार की जो इंतजाम थे वो कैसे थे? बढ़िया थे। चेकिंग को लेकर के आप बेल्ट बांध रहे हैं, बेल्ट भी उतरवा ली गई? सब सुविधा अच्छा था। जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 22% बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? हम तो नहीं बता सकते हैं इसकी वजह। नहीं, मतलब लोगों को जॉब मिल गई है या उनको लगता है कि भाई जुगाड़ नहीं चलने वाला, मेहनत करनी है तो ही जॉब मिलेगी? हाँ, ऐसा है तो मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन हाई है, मेहनत तो करेंगे तभी नहीं। सरकार के इंतजाम अंदर कैसे हैं? अच्छे है सर। 22% स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं आ रहे हैं अभ्यर्थी, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? लोगों को जॉब मिल गई है या सरकार के इंतजाम इतने सख्त हैं कि लोगों को लगता है कि जुगाड़ नहीं चलने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। अंदर सख्ती नजर आ रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है सर। अनस भाई, कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ बाराबंकी से आया हूँ। कैसा हुआ पेपर? पेपर बहुत अच्छा हुआ है और कुछ क्वेश्चन जो पहले के पेपर से भी आए हुए थे। पेपर बहुत अच्छा हुआ है। काफी कम से कम 2-4 क्वेश्चन जो है पहले पेपर से मिले थे और पहले के अकॉर्डिंग पेपर भी बहुत अच्छा था और 10 से 15 मिनट पहले ही पेपर हो गया। चेहरे पे जो आपकी खुशी है वो बता रही है कि 60,244 जो लोग होंगे उनमें से एक आप हैं। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा पेपर ही तो जरूर होगा। अब पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। अब पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन मऊ में दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी
सुमन दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आया था। पुलिस ने कुलदीप को भी सेंटर के बाहर से पकड़ा है। अभ्यर्थी गोरखपुर जनपद का रहने वाला है, जबकि उसकी जगह पर परीक्षा देने आया दूसरा युवक बिहार राज्य का रहने वाला था। लेकिन जिस तरह से इस वक्त स्क्रूटिनी चल रही है, जिस तरह से बायोमेट्रिक और डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में कोई भी चकमा दे नहीं सकता है। अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में छोटी से लेकर हर बड़ी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए फुल प्रूफ तैयारी की गई है। 2 दिन के अंदर 15 एफआईआर हुए हैं, 17 इसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो सख्ती बहुत ज्यादा है। एफआईआर कितने दर्ज हुए हैं? देखिए 15 जगह पे दर्ज हुए हैं। गिरफ्तार कितने हुए? 17 लोग हुए हैं। 67 जिले के 1154 सेंटर्स पर परीक्षा चल रही है और परीक्षा छोड़े कितने लोगों ने? 4,70,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए हैं। उसकी वजह आपको हम बता रहे हैं क्यों है कि 15 जगह पे जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, क्योंकि कोई भी यहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता। 17 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। यहां तक कि जो पुलिस है वो डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी लगातार देख रही है। किसी ने अगर कोशिश की सोशल मीडिया के जरिए, टेलीग्राम के जरिए अफवाह फैलाने की कि ये पेपर लीक हो गया है, मेरे पास पेपर है, पैसे दो, पेपर लो, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार फिजिकल वर्ल्ड में तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन साथ ही जो डिजिटल वर्ल्ड है उस पर भी पैनी नजर है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय नेशनल पीजी कॉलेज पे पहुंचे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरी दिन का पहला पाली का जो पेपर है वो संपन्न हो गया है और जो अभ्यर्थी हैं वो इस समय देखिए बाहर निकल रहे हैं। अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कोमल। कहाँ से आई हैं? डलमो से आए हैं। कैसा हुआ पेपर आपका? ठीक ही रहा। पिछली बार ज्यादा अच्छा हुआ था क्या? क्या उम्मीद कर रही है, सिलेक्शन होगा? अब नहीं बता सकते हैं। बात नहीं है। सरकार ने जो व्यवस्था की है, चीटिंग ना होने पाए, नकल ना होने पाए, उसको लेकर के क्या कहेंगे? भैया क्या नाम है आपका? गगन दीक्षित। कहाँ के रहने वाले हैं? झींझक। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। उम्मीद है सिलेक्शन होगा? हाँ। अब ये बताइए कि जो अंदर इंतजाम किए गए हैं नकल विहीन परीक्षा को लेकर के, उन इंतजामों से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट है। क्या क्या हुआ चेकिंग के नाम पे? चेकिंग के नाम पे आधार फिंगर हुआ और पूरे शरीर की चेकिंग हुई। उसके बाद में जब अंदर गए तो बेल्ट, मोबाइल, जूता सब कुछ चेकिंग होती है। सब कुछ निकलवा दिया था। देखिए जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी निकल रही हैं। मैम पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? अच्छा हुआ है। जो पढ़ा था वही आया? यस सर। सरकार ने जो इंतजाम किए सुरक्षा को लेके वो ठीक है? हाँ सब ठीक है। मैम क्या नाम है आपका? अंशिका वर्मा। कहाँ से आई हैं अंशिका? सीतापुर। कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ। अच्छा नहीं हुआ ज्यादा? नहीं हुआ, ठीक हुआ। हाँ। अच्छा सुरक्षा के नाम पे जो सरकार ने इंतजाम किए हैं, आपको लगता है कि नकल हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है? वैसे तो उस बार भी नहीं लगता था ना कि पेपर लीक होगा, लेकिन बाद में हो गया था ना, उसी हिसाब से। अब अभी तो नहीं पता है, अब आगे। पहली बार जब मैं 18 फरवरी को दिया था, इससे पहले वाला, उससे ज्यादा अच्छा इस बार सुरक्षा हुआ था। चेकिंग फ्रिस्किंग ज्यादा है? बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? दूरी बहुत ज्यादा है। दूरी बहुत ज्यादा है। कहाँ से आए हो? किलोमीटर बाराबंकी। हम मेरा तो पास ही लगा है। आपका तो पास लगा है, लेकिन दूर बाकी लोगों का दूर है। जिला चेंज हो गया है इस बार। मेरा आया जिला। वाराणसी से आए हैं। कब आ गए थे? कल आ गए थे यहाँ? कल आ गए थे यहाँ पे। लेकिन इंतजाम ठीक है? हाँ इंतजाम ठीक है और बाकी सब सही था, व्यवस्था अच्छी थी। क्या नाम है आपका? सर विक्रांत नाम है सर कहाँ से हमारा। आए हैं? सर अम्बेडकर नगर। ये बताइए पेपर कैसा हुआ? ठीक हुआ? सर पेपर अच्छा हुआ उम्मीद सर। है सिलेक्शन होगा? उम्मीद है सर सिलेक्शन होगा, बट पेपर पिछली बार से कहीं ज्यादा टफ था। पेपर टफ था? जी सर, पिछली बार से ज्यादा टफ था, बट ठीक है सर। बस सरकार से यही निवेदन है हमारा कि पेपर लीक वाला चीजों को रोका जाए और नियुक्ति ज्यादा से ज्यादा दें। अपने आप पे है जी सर, सरकार ऊपर वाले पे है? ऊपर वाले पे है सर। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, तो सर जान ही रहे हैं आप। चलिए देखिए बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर देके जा रहे हैं और ज्यादातर का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो सेंटर बहुत ज्यादा दूर पड़ गए हैं, इसकी वजह से भी अभ्यर्थी थोड़ा कम आ पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संख्या बल अभी भी आ रहा है और वो कह रहा है कि सरकार की जो इंतजाम है वो ठीक है, ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ ने यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अभ्यर्थियों से वादा किया था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के सभी 67 जिलों की 1154 सेंटर्स पर सुरक्षा कड़ी है। कल वाराणसी में पेपर आउट हो कराने के नाम पर ठगी में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी हंस रंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर हंसराज के नाम से ग्रुप बनाया गया था और क्यूआर कोड के जरिए पैसे मंगाए जा रहे थे। परीक्षा से पहले पेपर आउट कराने का दावा करके लोगों से पैसे ऐंठ रहा था यह आरोपी, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हंस रंजन नाम है और उसने
एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था सोशल मीडिया पर और उसके जरिए पैसे ऐंठ रहा था। तो हम जैसा बता रहे हैं कि यूपी के 67 जिलों में 1154 सेंटर पर एग्जाम किया लिया जा रहा है। और देखिए योगी की अग्नि परीक्षा जाल साजों पर किस तरह से शिकंजा कसते हुए जा रहे हैं। अब देखिए लखनऊ में फर्जी प्रश्न पत्र से ठगी का मामला आया, गिरफ्तार हो गया। कानपुर में क्या हुआ, 10वीं में 2 बार का एग्जाम, फर्जी मार्कशीट, गिरफ्तार हुआ जो कैंडिडेट आया था। कानपुर में ही एडमिट कार्ड पर गलत तरीके से लिखा गया था तो पुलिस ने पकड़ लिया। वाराणसी में क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर आउट के नाम पर ठगी हो रही थी, पुलिस ने उसे भी धर दबोचा, डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे थे काम। इसके अलावा मऊ में असली की जगह सॉल्वर आ गया था, यानी कि जो कैंडिडेट था वो तो आया नहीं, वो गिरफ्तार हुआ है। मथुरा में क्या हुआ, अभ्यर्थी की जगह बहन पहुंच गई थी परीक्षा देने के लिए, पकड़ी गई थी, बायोमेट्रिक्स। इसके अलावा आगरा में नाम डेट ऑफ बर्थ गलत डाले गए थे, फर्जीवाड़ा कर रहे थे लेकिन पकड़े गए, स्क्रूटिनी चल रही है। ललितपुर में क्या हुआ, नाम बदलकर एग्जाम देने आ गए थे लेकिन क्या करें क्योंकि जो एआई है वो पकड़ लेता है ऐसी चीजों को। सहारनपुर में नाम बदलकर आए थे वो भी पकड़े गए एआई के बदौलत। गोरखपुर में लेडी आरक्षी पर पेपर लीक करने का आरोप लगा था, अपने महकमे के लोगों को भी नहीं बख्शा है पुलिस ने। महाराजगंज में क्या हुआ, चेकिंग के दौरान 2 डिवाइस मिले थे, पकड़े गए, इसीलिए पूरी फ्रिस्किंग हो रही, यानी कि अच्छी तरह से देखा जाता है कि बेल्ट तक उतरवा लेते हैं, जूते भी। रायबरेली में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने की कोशिश हुई थी लेकिन क्या करें, इस बार जो कड़ाई है और जिस तरह से नजर रखी जा रही है इनमें से कोई भी बच नहीं पाया है। और यही वजह है कि 4 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी आ नहीं रहे, उनको पता है कि दूरी कितने भी हो, अगर किसी को नौकरी चाहिए वो पहुंच जाता है, अगर पहुंच नहीं रहे तो मतलब साफ है, डर है कि इस बार चल नहीं सकता है कुछ भी इधर उधर का काम, सब कुछ है फुल प्रूफ। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए और इसमें 60,000 से ज्यादा पदों पर तो भर्ती होने जा रही है। ज्यादा कैंडिडेट होने के चलते प्रशासन ने 5 दिन का पूरा शेड्यूल भी तैयार किया, 10 शिफ्ट में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। 48,17,441 आवेदकों को परीक्षा देने का इंतजाम किया गया। 134 नोडल ऑफिसर नियुक्त करके परीक्षा को करवाया जा रहा है। हर दिन 9 लाख से ज्यादा आवेदकों के परीक्षा में बैठने की तैयारी की गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं पहुंच रहे हैं। वजह आप समझ सकते हैं, दिखते हैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। पूरे प्रदेश में ये परीक्षा कराई जा रही है। नोएडा में 18 सेंटर बनाए गए हैं। पुलिस जो है वो पूरी व्यवस्था इस समय संभाले हुए है। यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और लगातार एआई की मदद से ये कोशिश की जा रही है कि जो विजिलेंस है वो इतना स्ट्रांग हो कि कोई चीटिंग के आसार ना हो। पेपर जो है वो सेफ रूट से लाया जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, कैसा चेकिंग का प्रोसेस है पूरा? जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें 8 बजे से एंट्री दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप देख ही रही हैं, हमारे यहाँ जो सभी ने बताया गया है, सुरक्षा एग्ज़ाम को शांतिपूर्वक और सही तरीके से कराने के लिए क्या क्या वो सामान लेके जा सकते हैं और क्या क्या सामान लेके नहीं जा सकते हैं। अभिभावकों को उन्होंने भी यहाँ सेंटर से 500 मीटर दूर है, जैसे इधर स्टेडियम में उधर पेट्रोल पंप से आगे उनकी व्यवस्था की गई है, वहाँ वो अपने बैठेंगे और सब फुल प्रूफ व्यवस्था है। सीपी मैम के निर्देशन में व्यवस्था की गई है। अंदर का आप मुझे थोड़ा समझा सके, एक गेट पे चेकिंग हो रही है, इसके अलावा कितने और पॉइंट्स है जहाँ पे चेकिंग? यहाँ पे जो हमारा स्टाफ लगा है वो उनका एडमिट कार्ड देख रहा है, उनका ID कार्ड देख रहा है, उसके बाद वो इनिशियल फ्रिस्किंग करके अंदर भेज रहा है। अंदर हमारा प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए फोर्स लगा है, महिलाओं के अलग लगा है, पुरुषों के लिए अलग लगा है। उसके बाद बायोमेट्रिक है, उसके 3 चरणों के बाद वो अंदर पहुंच रहा है। अब पेपर लीक ना हो इसके लिए तो पूरे इंतजाम किए गए हैं और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि जो अग्नि परीक्षा है इसमें लगता है पास हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ लीक है जिसको आप रोक नहीं सकते। मॉनसून की बारिश जिसने लोगों के जीवन में त्राहिमाम भर दिया है, त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदान तक जिस तरह से बरसात हो रही है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि मॉनसून अब इस बार लंबा ही खींचने का जा रहा है। जगह जगह नदियां उफान पर है, सड़कें दरिया बन गई है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। लैंडस्लाइड से अगर पहाड़ों में लोग परेशान हैं तो बाढ़ के चलते कई इलाके निचले इलाकों में डूबे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपके सामने 10 जगहों की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हर तरफ
सिर्फ और सिर्फ पानी और कुदरती आफत है। मॉनसून के जरिए जो आ रही है, इसके चलते नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार कर गई हैं। पानी निचले इलाकों में घुस गया, रिहायशी इलाकों में घुस गया है। इसके अलावा गुजरात में तो कई जगह पर गाड़ियां तक बह गई हैं और साथ ही साथ भोपाल से लेकर त्रिपुरा तक आप देख सकते हैं कि कितने इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी बारिश के बाद सड़कें पानी से भरी हुई हैं। महाराष्ट्र में चाहे मुंबई हो या फिर पुणे हो, लगातार जो बारिश होती जा रही है, इसके चलते जो निचले इलाके हैं पानी में डूबे हुए हैं। तो इस वक्त कुल मिलाकर जो कहर है मॉनसून का, वो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। और साथ ही साथ सबसे पहले आपको राजस्थान की तस्वीर हम दिखाएं। अजमेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए अजमेर है और अजमेर का जो रिहायशी इलाका इस वक्त आपको पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो आपको सड़कें यहां नजर आ रही हैं, सड़कों में आपको पानी नजर आएगा और यहां पर जो लेक है, रिजर्वर जो बनाया गया है, उसमें भी लगभग पानी ऊपर तक आ चुका है। मतलब जितना खतरे के निशान को हम कहते हैं उसको पार कर गया है और यही वजह है कि अजमेर के बहुत बड़े इलाके में इस वक्त पानी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाका है, देखिए पूरा रिहायशी इलाका जिसमें पानी भरा हुआ है। अब आपको हम गुजरात का वलसाड की तस्वीर दिखा रहे हैं। वलसाड में आप देखिए कि किस कदर पानी बह रहा है। जो सड़कें हैं पूरी तरह से पानी से डूबी हुई हैं, आजू बाजू की दुकानें हैं उनको भी खतरा बढ़ गया है और साथ ही साथ जो निचले इलाके, खासतौर पे जो अंडर पासेस हैं, वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत आ रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो सिविल वॉलंटियर्स है, प्रशासन के लोग हैं, वो लोगों को मदद कर रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक, अपने घर तक या फिर जहां पर उनको जाना है पहुंच सके। अब आपको गुजरात के खेड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं। खेड़ा में भी यही हाल है, बारिश की वजह से आप देखिए पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। ये एक बाजार लगता है देखने में, लेकिन जिस तरह से यहाँ पानी बह रहा है, कौन कहेगा कि ये बाजार है, ये गलियां हैं जहां से गाड़ियां चलती हैं। ट्रैक्टर भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब सूरत की तस्वीर भी बदल गई है, देखिए सूरत बदला हुआ है, नदियां उफान पर हैं और जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। और तेज देखिए कितना है, जो पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके बीच में कुछ भी आ जाए उसको अपने साथ बहा ले जाने में बिल्कुल उन्माद है ये पानी। अब गुजरात के बाद आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं, राजधानी भोपाल। अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि ये गली है, गली के अंदर आप देखिए कि जो गाड़ियां पार्क की गई थी वो पानी में डूब चुकी हैं और यहां पर ज्यादातर जो टू व्हीलर है पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मतलब साफ है, करीब करीब 3 फुट पानी भर चुका है और 3 फुट पानी का मतलब आप समझ सकते हैं कमर के ऊपर तक चला जाता है। और ऐसे में इतनी जो बारिश हो रही है भोपाल में, जो रिहायशी इलाके हैं उनका हाल देखिए, घरों के अंदर पानी घुस गया है और इस गली के अंदर जहां गाड़ियां चला करती थी, बाइकें दौड़ा करती थी, वो इस वक्त पूरी तरह से नाला नजर आ रहा है। अब आपको हम जहानाबाद की तस्वीर दिख रहा है, बिहार की। तो बिहार के जहानाबाद में भी नदी उफान पर है और नदी का जो पानी है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। खतरा पैदा हो गया है जो आसपास के निचले इलाके हैं। अब ऐसे में लोग खतरे को दरकिनार करते हुए नदी को पार तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मौके होते हैं जब कई बार तेज बहाव में लोग बह जाते हैं, फिर अपनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है कि उनको कहां तलाशें। और ये देखिए एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पानी का तेज आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है, जिसके चलते लोग इसमें फंस सकते हैं। अब आपको देहरादून की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पहाड़ों में बारिश के बाद लैंडस्लाइड होता हुआ नजर आ रहा है और गनीमत ये रही कि ठीक लैंडस्लाइड से पहले लोग रुक गए, नहीं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा हो जाता है लोगों के लिए। और ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अब प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि देहरादून के सड़क को खोला जाए। और आपको पुणे महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में, लेकिन उतना ही भयानक है क्योंकि जो ये नदियां हैं इस वक्त पूरी तरह से भरी हुई है पानी से, खतरे के निशान को पार करती हुई जा रही है। इसी वजह से पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया है, लेकिन देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उसका असर आप देखिए क्या है। अब पूना जो पूरा शहर है पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां इसमें फंस गई है जहां पर लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की थी क्योंकि सूखा इलाका था, लेकिन ये पार्किंग पूरा पानी में डूबा हुआ था। अब कोलकाता की तस्वीर देखिए, कोलकाता में भी लगातार बारिश की वजह से जो इलाके हैं, खासतौर पर सेंट्रल कोलकाता के इलाके आपको दिखा रहे हैं, लाल बाजार के आसपास का इलाका है, बड़ा बाजार का इलाका है, यहां पर कितना पानी भर गया कि पूरा पानी, पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है। ट्रैफिक बामुश्किल निकल पा रही है और जो लोग किनारे पे हैं उनके लिए अब धीरे धीरे घर पहुंचना ही मुमकिन है, क्योंकि आप गाड़ी के जरिए अब घर तो नहीं पहुंच सकते हैं।